हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th का जो हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज़, इसका हम ये पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में बच्चों आपको मैंने प्लांट टिश्यूज़ में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो समझा दिए थे और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आज हमको देखना है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है, पहली बात तो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू जिसमें डिवीजन क्षमता खत्म हो चुकी है और डिफरेंशिएशन के बाद में क्या है, टिश्यू ने क्या है एक फंक्शन टेक ओवर कर लिया है अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन के बाद में, ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आगे डेवलप करके परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अब ये परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल वाले वो जिनमें एक ही प्रकार के सेल्स होते हैं टिश्यू के अंदर, और परमानेंट और कॉम्प्लेक्स वाले वो हैं जो जिनमें क्या है द एंटायर टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें एग्जांपल इसका है वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स और वेसल्स मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये वो टिश्यू है जिसके अंदर क्या है कुछ ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। क्या मेटल्स हो सकते हैं, ये वाटर हो सकता है, ये मिनरल्स हो सकता है और या फिर ये फूड हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो भी मटेरियल्स हैं इनका जो मूवमेंट होता है वो इस टिश्यू के माध्यम से होता है जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। मैंने आपको शुरू में जो एक स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन बताया था उसमें एक वैस्कुलर बंडल का फोटो दिखाया था आपको, गोल गोल जो था ना, मैंने एक ऐसे ट्रायंगुलर पोर्शन में गोल गोल वैस्कुलर बंडल दिखाया था जिसमें जाइलम अंदर की ओर था, फ्लोएम बाहर की और बीच में केम्बिंग भी स्ट्रिप थी, वो पूरा वैस्कुलर टिश्यू था वैस्कुलर बंडल में, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो आज हम देखेंगे बच्चे वैस्कुलर टिश्यू जो है वो दो प्रकार का कौन कौन सा है, क्या उनके एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से उनके पार्ट्स हैं, क्या उनका काम है, ठीक है, और कंपैरिजन देखेंगे। जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू है क्या है, द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में वाटर के, मिनरल्स के लिए और फूड के मूवमेंट के लिए जो भी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ओके, अभी क्या क्या आता है इसके अंदर, इट इंक्लूड्स जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों जाइलम देख लेते हैं पहले हम क्या है। जाइलम क्या है, ये वाटर और मिनरल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये मूवमेंट जो होता है बच्चों ये वन वे होता है। ये रूट्स से वाटर मिनरल्स मूव करता है पत्तियों की ओर अपवर्ड्स और पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है वाटर, ठीक है। सो वन वे मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब पत्तियां, ब्रांचेस, ये कहलाता है कंडक्शन। और कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यू है दैट इज जाइलम। ओके, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, अगर जाइलम का फंक्शन आता है बच्चों, सिर्फ आपको ये फर्स्ट सेंटेंस लिखना है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और जो फ्लोएम होता है बच्चों वो मूव करता है क्या, फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर सॉल्यूशन, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो कंडक्शन जाइलम का काम है, ट्रांसलोकेशन फूड का जो मूवमेंट होता है, मोबिलाइजेशन होता है, वो होता है फ्लोएम का काम। चलिए अब हम देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड्स ऑफ सेल्स। मैं बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये, तो मतलब एक से अधिक प्रकार के सेल्स होंगे। तो जो 4 प्रकार के सेल्स हैं बच्चों इनको हम जाइलम एलिमेंट्स कहते हैं। कौन कौन से जाइलम एलिमेंट्स, क्वेश्चन आता है नेम द वेरियस जाइलम एलिमेंट्स, मतलब उन पार्ट्स का नाम बताओ, उन सेल्स का प्रकार बताओ, नाम बताओ जिनका जाइलम बना हुआ है। सो इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। पहला है जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स। ये दोनों जो है वाटर मिनरल्स को कैरी करने का काम करता है, बट क्योंकि ये टिश्यू है, टिश्यू को भी तो भोजन चाहिए खुद का काम का चलाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, तो ये जो सेल है कौन सा, जाइलम पैरेन्काइमा, इस टिश्यू का हिस्सा है, पैरेन्काइमा सेल्स का ही बना हुआ है और इसका काम है टिश्यू के लिए भोजन जमा करना और भोजन समय समय प्रोवाइड करके एनर्जी मुहैया करवाना, ठीक। एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा बच्चों ये टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती देने का काम करता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है हमारा जाइलम वेसल्स। अब मैं वेसल्स का आपको डायग्राम समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो जाइलम वेसल्स बच्चों क्या है देखेंगे, जाइलम वेसल्स द ट्यूब लाइक सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से समझना बच्चों, मेरे पास एक छोटा सा सेल है, छोटा सा पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, छोटा सा एक पाइप है, टुकड़ा है, उसके ऊपर मैंने एक और सेल रख दिया पाइप नुमा, एक और रख दिया, एक और रख दिया। इस प्रकार से क्या है एक के ऊपर खूब सारे यदि मैं सेल्स रख देता हूँ पाइप नुमा, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर्स, तो मेरे को एक कंटिन्यूस लंबा सारा पाइप रूपी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे ट्यूबलाइक सेल्स होते हैं ये हमारे क्या हैं, जाइलम के वेसल्स हैं। तो इनका अपीयरेंस कैसा होता है, स्मॉल छोटा सा पाइप है, ठीक। तो ट्यूब लाइक सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक लगातार एक के ऊपर एक रखे हुए एंड टू एंड, जिससे कि एक लगातार पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, देयर एंड वॉल्स आर डिजॉल्व। अब बच्चों ये सेल है कंप्लीट, अगर एक पाइप लाइक सेल है तो उसका तो बाउंड्री भी तो होना चाहिए, तो इधर से तो गोल है, तो बाउंड्री पे क्या, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा पाइप है गोल, तो इधर से बाउंड्री पे ये खुला हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझ में आ गया, यहाँ पे क्या है, खुला हुआ है और यहाँ पे परफोरेटेड शीट्स हैं कुछ। परफोरेटेड शीट्स का मतलब वॉल तो है,
सेल वॉल है, बट वो सेल वॉल अगर लगी होगी तो फिर पानी जाएगा कैसे? तो इसके कारण यहाँ जो भी सेल वॉल लगी है एंड पे, उसमें जगह जगह छोटे छोटे छेद हो गए हैं। क्या हो गए हैं? परफोरेशंस हो गए हैं, और इसके कारण वो एक तरह से छलनी की तरह काम करता है। और ये परफोरेशंस क्या होते हैं, कहीं कहीं पे तो बहुत बड़े हैं, कहीं कहीं पे पूरी तरह से घुल भी गए हैं। तो मोस्टली क्या होता है, वेसल्स ऐसे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे कि एंड वॉल्स जो होते हैं लगभग पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है, तो कंटिन्यूस पाइप नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ आ गया? तो यहाँ यही लिखा गया है, देखेंगे ध्यान से, देयर एंड वॉल्स आर डिजोल्व। तो जो एंड होते हैं उनके, वहाँ पे कोई वॉल नहीं होती, तो पाइप छोटे छोटे ओपन है दोनों तरफ से। समझ में आ गया? थी घुल गई, समझ में आ गया? सो देयर एंड वॉल्स आर डिजोल्व, दे लैक न्यूक्लियस। अब अगर एंड वॉल्स घुल गई हैं तो एक पाइप से वाटर और मिनरल्स मूव करके दूसरे में जाएगा, तो मतलब इसका खुद का कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर कोई लिविंग सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, खुद का साइटोप्लाज्म नहीं होता, कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ वाटर मिनरल्स को कैरी करता है खाली, वो भी खुद का नहीं होता। ठीक, सो दे लैक अ न्यूक्लियस। तो बच्चों ध्यान देंगे, न्यूक्लियस नहीं, और मैंने बताया था सेल, लिविंग सेल वो होता है जिसमें 3 कंपोनेंट्स होना जरूरी है। क्या क्या? एक हमारा सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, और उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स होनी चाहिए, और न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है इनके अंदर, तो दे लैक न्यूक्लियस। तो डेड सेल्स ही होते हैं ये, सिर्फ उनकी वॉल होती है। अब इनकी वॉल को मजबूती देने के लिए लगातार पानी मूव करेगा तो पानी से वो फूल सकती है, पानी से खराब हो सकती है, तो उसको वाटरप्रूफ बनाने की जरूरत है। समझ में आ गया? सो देयर वॉल्स हैव अ नंबर ऑफ पिट्स। उनकी जो वॉल होती हैं उसमें बहुत छोटे छोटे, पूरी सतह के ऊपर बारीक बारीक क्या होते हैं? छेद होते हैं। क्या होते हैं? पिट्स होते हैं। अभी डायग्राम में समझा दूंगा मैं। और ये पिट्स जो होते हैं, उन पिट्स के छेदों के चारों ओर एक वाटरप्रूफिंग सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। ये काफ़ी उसको हार्डनेस, मजबूती भी देता है। इस सब्सटेंस को बोलते हैं लिग्निन। क्या बोलते हैं इसको? लिग्निन। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने? देयर वॉल्स हैव अ नंबर ऑफ पिट्स। उनकी जो वॉल होती है चारों तरफ की गोल, उसमें खूब सारे छेद होते हैं बारीक बारीक, एंड दीज पिट्स आर डिपॉजिटेड विद लिग्निन। उन छेदों के चारों ओर एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस है लिग्निन, जो कि लकड़ी को ब्राउनिश कलर देता है। तो लिग्निन मेक्स इट्स वॉल हार्ड, और इसी कारण से जो वेसल की वॉल होती है काफ़ी हार्ड हो जाती है, एंड इट बिकम्स वाटरप्रूफ, पानी से गलती नहीं है वो। एंड ये सेल्स क्या है हमारे? जाइलम वेसल्स डेड सेल्स हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्लांट्स में डेड सेल का एग्जांपल बताओ जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो जाइलम के वेसल्स हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला हमारा जो है सेल्स, जाइलम के जो हमारा अगला कंपोनेंट है सेल टाइप है, वो है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड जाइलम के जैसे ही है, बट थोड़ा सा फर्क है। जाइलम ट्यूबलाइक सेल्स है, ट्रैकीड भी ट्यूबलाइक सेल्स है, लेकिन दोनों ट्यूबलाइक सेल्स में फर्क है। जाइलम छोटे हैं, ये थोड़े से लंबे हैं, तो फर्स्ट थिंग तो लेंथ में फर्क है। जाइलम मोटे हैं ऐसे, जबकि ट्रैकीड क्या है? ये संकरा है। समझ में आ गया? तो इमेजिन कर लेना कि हमारा जो नॉर्मल तुम्हारा बॉल पॉइंट पेन होता है, अगर वो हमारा जाइलम वेसल मोटा है, तो अंदर के जो रिफिल है ना, वो ट्रैकीड है। ठीक, लेंथ में फर्क है। जाइलम का वेसल छोटा होता है, ट्रैकीड थोड़ा लंबा होगा। जो छोटा वाला है वो मोटा है वेसल, और जो ट्रैकीड है वो क्या है? पतला है, नैरो है। ठीक, एक और फर्क है, जाइलम का जो वेसल है वो ऊपर से सर्कुलर है, नीचे से भी सर्कुलर है, गोल सर्कुलर एंड है इस प्रकार से सिलिंड्रिकल के। ठीक है, जबकि उसमें एंड क्या होते हैं बच्चों? पॉइंटेड होते हैं, नुकीले हो जाते हैं दोनों ओर से। किसके? ट्रैकीड के। तो टी फॉर ट्रैकीड, टी फॉर टेपरिंग। टेपरिंग मीन्स पॉइंटेड एंड, नुकीले एंड। ठीक है, इसमें भी साइड में पिट्स होते हैं, ये पिट थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, और इसके जो ट्रैकीड के जो एंड्स होते हैं, एंड्स भाई यहाँ से बंद है, बंद जैसा दिखता है, बट उसके एंड वॉल में बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं। तो छलनी नुमा ट्रांसफर शीट होती है, जिससे कि वाटर एक सेल से मूव करके दूसरे सेल में जाता है। ठीक है, तो एंड वॉल्स दे हैव ट्रांसफर परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब छिद्र नुमा, क्या? छेदों से परिपूर्ण शीट होगी, जिसको ट्रांसफर सेप्टा बोलते हैं। ठीक, तो देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्या? ट्रैकीड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स है, हैविंग टेपरिंग और पॉइंटेड एंड्स। इसके भी क्या होते हैं? नुकीले पॉइंटेड एंड्स होते हैं। दे आर, तो इसके सर्कुलर एंड है, इसके पॉइंटेड एंड्स हैं। दे आर लॉन्गर एंड नैरोअर देन वेसल्स। वेसल से लंबाई में तो लंबे हैं ज़्यादा, और पतले हैं, संकर हैं, अंदर से उसका लूमन कैविटी जो होती है वो कम है, कम डायमीटर की है। एट देयर एंड्स, उनके एंड्स पे क्या है? दे हैव ट्रांसफर्स परफोरेटेड सेप्टा। अब इसमें क्या फर्क है? इसमें एंड वॉल पूरी घुल गई थी, गायब हो गई थी, जबकि इसमें क्या है? एक जाली पड़ी हुई है, और वो भी तिरछी रखी है, ऐसे ऐसे या ऐसे रखी है, और उसमें खूब सारे छिद्र हो गए। तो सब जो एक परफोरेटेड सेप्टा है, इसको सीव प्लेट भी कहा जाता है, अदरवाइज परफोरेटेड ट्रांसफर सेप्टा बोल देंगे। तो देखो, एट देयर एंड्स दे हैव ट्रांसवर्स मतलब तिरछी, परफोरेटेड मतलब छेदों से परिपूर्ण, खूब सारे उसमें होल्स हैं छोटे छोटे, सेप्टा, छलनी नुमा स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक है, बोथ वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, और दोनों ये वेसल्स हो गए ये वाले, और ट्रैकीड्स, इन दोनों का मेन काम क्या है?
कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ओनली इन वन वे मतलब रूट से ऊपर की ओर, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएगा, सिर्फ ये वन वे ट्रैफिक है, एक ही दिशा में ये वाटर और मिनरल्स को कैरी करते हैं, ठीक। सो बोथ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स दे कैरी वाटर एंड मिनरल्स ओनली इन वन डायरेक्शन, और किस दिशा में, फ्रॉम रूट्स, नीचे से अपवर्ड दिशा में, टू द लीव्स या फिर एरियल पार्ट्स, ओके। उसके बाद ये दोनों टिश्यू हमारे सिंपल से जाइलम पैरेन्काइमा मैं बता चुका हूँ, दिस टिश्यू दिस सेल दे स्टोर द फूड फॉर द टिश्यू, और जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है जिसको कि हम जाइलम फाइबर भी कह सकते हैं, इसका काम है हार्डनेस, मैकेनिकल सपोर्ट, रिजिडिटी, कठोरता देना सेल को, समझ में आ गया। और इसी कारण से लकड़ी जो होती है वो हार्ड है, लकड़ी पूरा जाइलम हमारा ये पूरा जो हमारा जाइलम है ना, जाइलम कंप्लीट, इसी को वुड बोलते हैं। तो ये चारों मिलाकर के वुड बनाते हैं हमारी, क्या बनाते हैं, WOOD वुड जिसको बोलते हैं। सेंटर की जो गाढ़ी कठोर लकड़ी होती है वो इस जाइलम ही होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी जाइलम भी बोलते हैं, जो पुराने पेड़ों में मिलती है। जाइलम ओल्ड की जगह यंग पेड़ों में भी होता है, छोटे बिल्कुल जो होते हैं पौधे उनमें भी जाइलम होता है, बट उनमें वुड नहीं बनती। सेकेंडरी जाइलम जो ओल्डर ट्रीज में होता है, कठोर जाइलम, वो है ये सेकेंडरी जाइलम, ठीक। तो पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोर्स फूड फॉर द टिश्यू, एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, ये हार्डनेस देता है और उसको सपोर्ट देता है, मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है, समझ में आ गया। अब हम डायग्राम देख लेते हैं बच्चों, ये जो चारों प्रकार के अलग अलग एलिमेंट्स हैं इनके फिगर्स कैसे बनेंगे, तो आपको मैं थोड़ा फिगर समझा देता हूँ, फिर हम फ्लोएम के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम बच्चों ट्रैक्यूड और वेसल का कंपैरिजन भी देखेंगे, इसका डिफरेंस भी आ जाता है कई बार। चलिए तो हम डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों वेसल्स। ओके, यहाँ पे हमारे कुछ एंड वॉल्स हो भी सकती हैं या फिर कभी कभी गायब भी हो जाती है पूरी, तो खुली खुली दूर दूर ऑलमोस्ट गायब बराबर, पतले पतले झिल्लियाँ से होंगी, ठीक है क्रिका। तो ऑलमोस्ट एक तरह से मान सकते हैं पूरी की पूरी ये घुल गई है एंड वॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, चारों तरफ इसके वॉल में क्या होंगे, छेद होते हैं ऐसे, तो कुछ छेद मैंने किनारे पे भी दिखा रखे हैं, ठीक है ना। और ये जो छिद्र हैं इन्हीं को हम पिट्स बोलते हैं, एंड दीज पिट्स दे आर डिपॉजिटेड बाय ए स्पेशल मटेरियल। इस प्रकार से बिंदी 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 दिखा देना चाहते हैं, ठीक है नहीं क्या। ये क्या है, लिग्निन है, ये चारों तरफ से पिट्स के चारों ओर जमा होता है, ये इसको हार्डनेस देता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा जाइलम वेसल। ये जाइलम वेसल है, ठीक है। अब मैं बना देता हूँ क्या, ट्रैकीड। ट्रैकीड बच्चों हमारा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। ट्रैकीड कैसा है हमारा, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, छिद्र होता है। ये जो वॉल है ना, ये तिरछी है ऐसी, तो इसमें से पानी एक में से मूव करके दूसरे में, तो एक का वॉल ऐसा देखो, एक ऐसा है तो दूसरा यहीं से चालू हो जाएगा ऐसे,
ऐसे हैं। तो इधर जो छेद होंगे, इधर से पानी इधर चला जाएगा, इधर से फिर अगले में ऐसे चला जाएगा, तो जिग जैग ऐसे ऐसे जाते रहता है पानी, समझ में आ गया। तो इस प्रकार की जो होती है ट्रांसफर सेप्टम हो गई, तिरछी हैं और इसमें क्या है, बारीक बारीक छिद्र हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको मैं रब कर देता हूँ। उसके बाद एक हम नीचे वाला हिस्सा बना लेते हैं इसका। तो इसको मैंने क्या बच्चों एक तरह से कट करके दिखा दिया आपके लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें बच्चों लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, इसकी वॉल जो है वो हार्ड है, लिग्निफाइड है, जबकि ये इसकी वॉल लिग्निफाइड नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें साइडवाइज मूवमेंट भी होता है पानी का और अपवर्ड मूवमेंट भी होता है, ठीक है। चलिए तो ये दोनों में फ़र्क देखा आपने, ये क्या है, लेंथ में कम है, ये लेंथ में ज़्यादा है, ये थोड़ा सा संकरा है, ये थोड़ा सा चौड़ा है, मोटा है, ठीक है कि नहीं क्या। सो ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे पिट्स। ये जो डिपोजिशन है ये क्या है, लिग्निफाइड वॉल, जो कि काफ़ी हो गई है हार्ड। ये हमारी क्या है, एंड वॉल डिसॉल्व, और ये हमारा सर्कुलर एंड है। कैसा एंड है, सर्कुलर एंड, ठीक है। तो ये है हमारा ज़ाइलम वेसल। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी जो अंदर वाली कैविटी होती है उसको लूमेन कहते हैं, ठीक। तो ये ब्रॉड है जबकि ये नैरो हो गया, ठीक है। तो ये इसकी हो गई हमारी लूमेन कैविटी, अंदर जो छेद है इसके, ठीक है। ये है इसके पिट्स, दिस इज पॉइंटेड और टेपरिंग एंड, पॉइंटेड और टेपरिंग एंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रैकीड, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, और ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्स परफोरेटेड सेप्टा, इसको हम बोल सकते हैं परफोरेटेड ट्रांसवर्स परफोरेटेड सेप्टम, क्लियर। चलिए उसके बाद हमारा आता है जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो ईजी है बहुत। पैरेन्काइमा सेल्स बच्चों हमारे सिंपल थिन वॉल्ड सेल्स हैं, तो मैं आपको एक या दो सेल्स बना देता हूँ। इस प्रकार से सेल्स बनेंगे हमारे जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है ना। इसमें सेंटर पे एक बड़ा सारा क्या होगा, वैक्यूल होगा, और इसमें क्या होती है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स होती है, ठीक है, स्टोरेज के लिए। कहीं ना कहीं इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे एक बड़ा सारा वैक्यूल होगा सेंटर पे, स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं हमारी खूब सारी, जो कि फूड है प्लांट बॉडी का। कहीं ना कहीं एक बड़ा सारा न्यूक्लियस होगा, साइड में खिसक जाता है वो, इसी प्रकार से यहाँ होगा, ठीक है। ये हमारे क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, क्लियर। और एक हमारा होगा जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये इस प्रकार के सेल हैं जिनकी क्या होती है, ऑलमोस्ट लूमेन खत्म हो जाती है और थिक वॉल वाले सेल्स होते हैं, डेड सेल्स है ऑलमोस्ट। इसके अंदर भी खूब लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जिससे हार्ड हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना, लकड़ी की तरह हार्ड हो जाता है। ये हमारा है जाइलम फाइबर्स, क्लियर। तो ये चार प्रकार के हमारे क्या हो गए, जाइलम के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये तो था बच्चों हमारा क्या है, जाइलम के एलिमेंट्स के बारे में। अभी हम देख लेते हैं बच्चों क्या, जाइलम और जाइलम के जो दो मेन फर्स्ट टू एलिमेंट्स है कौन से, वेसल्स और ट्रैकिड्स, इसके बीच का क्या डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो एक छोटा सा हम लिख लेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, इनमें क्या कंपैरिजन है।
चलिए, कंपैरिजन बिटवीन वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। ओके, वेसल्स और ट्रैकिड्स के बीच में क्या तुलना है? तो लेफ्ट साइड में हम लिख लेते हैं वेसल्स एंड राइट साइड में ट्रैकिड्स। ओके, चलिए, नंबर 1, वेसल्स जो है बच्चों लेंथ में ये कम है जबकि ये लेंथ में ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? क्या तो हम यहां लिख देंगे शॉर्टर इन लेंथ, यहां लिख देंगे लॉन्गर देन वेसल्स। चलिए, इसके बाद यहां लिख देंगे हम ब्रॉड लूमेन। मैं बता चुका हूं लूमेन क्या होता है, सेंटर की जो कैविटी होती है उसको लूमेन बोलते हैं। ठीक है, ओपन स्पेस। यहां पे बच्चों लूमेन कैसा है इसका? नैरो लूमेन। किसकी तुलना में नैरो? इसकी तुलना में कम। ठीक है कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसके एंड्स देखें हम तो बिल्कुल गोल गोल सर्कुलर है, फ्लैट, जबकि इसके कैसे हैं? पॉइंटेड एंड्स हैं। तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, एंड्स आर सर्कुलर, वेयर एज इसमें क्या होगा? एंड्स आर पॉइंटेड, और इसी को हम बोल सकते हैं टेपरिंग। टेपरिंग होता है नुकीले, पॉइंटेड एंड्स। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद यहाँ पे बच्चों एंड वॉल पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई है, जबकि यहाँ पे ट्रांसवर्स परफोरेटेड सेप्टा होते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या सो एंड वॉल्स आर डिसॉल्व्ड so that the tubular cells form a continuous column। ये लगातार एक कंटिन्यूस कॉलम बन जाता है। एंड वॉल्स ऑलमोस्ट पूरी पूरी क्या है? घुल गई है। ठीक है कि नहीं? क्या और जबकि वहां पे क्या होती है? एंड वॉल्स में ऑब्लिक या तिरछे सेप्टम होती हैं जिससे कि वाटर मूव करता है, छिद्र होते हैं उसके अंदर। ठीक है नहीं? क्या एंड वॉल्स हैव ट्रांसवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्लिक। ट्रांसवर्स होता है ऐसा, ऑब्लिक होता है ऐसा तिरछा। ठीक है, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक परफोरेटेड सेप्टा। सेप्टा इज नथिंग बट पार्टीशन। तो हम लिख सकते हैं क्या है होता है ये? पार्टीशन, छलनीनुमा पार्टीशन हो गया। यहाँ कोई पार्टीशन नहीं है, जबकि इसमें क्या होता है? पार्टीशन होता है। क्लियर है कि नहीं? क्या तो ये बच्चों हमारा हो गया क्या? ये हो गया कंपैरिजन किस किस में? वेसल्स एंड ट्रैकिड्स में। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमको देखना है क्या? फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो आप ये अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों फ्लोएम के बारे में। ओके, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्लोएम। तो देखते हैं, जाइलम हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं जो हमारा जो सेकंड वाला जो कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू है वो फ्लोएम है। ठीक, जो कि फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो व्हाट इज फ्लोएम? द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर सोल्यूशन फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स। पत्तियों में जो भी भोजन बन जाता है बच्चों, वो भोजन पहले तो ग्लूकोज के रूप में बनता है, फोटोसिंथेसिस। CO2 फिक्स होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर उसके लिए जमीन से एब्जॉर्ब होता है, और CO2 वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनेगा, ये ग्लूकोज के रूप में बनता है। फिर ये ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स, सैकड़ों हजारों यूनिट्स जो होती है, वो कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। ये स्टार्च रिजर्व फूड है, जमा यदि होगा तो ये स्टार्च के रूप में होगा। अब स्टार्च क्या है बच्चों? ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये सिर्फ जमा हो सकता है स्टार्च के रूप में, बट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको पानी में घुलना पड़ेगा। स्टार्च पानी में घुलता नहीं है, तो ये जो हजारों ग्लूकोज की यूनिट्स को जुड़ने से जो स्टार्च बन गया, इसमें से दो ग्लूकोज की यूनिट्स को तोड़ करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। टू ग्लूकोज यूनिट्स दे कंबाइन टुगेदर, तो क्या है? बड़ा सारा जो स्टार्च मॉलिक्यूल उसमें से छोटे छोटे पीस कर दिए, छोटे छोटे। ठीक है, और छोटे छोटे जो पीसेज हैं दो ग्लूकोज की यूनिट्स के जो कॉम्बिनेशन, उसको हम शुगर बोलते हैं। ये पानी में इजीली सॉल्युबल है, घुल गया तो हमको शुगर सॉल्यूशन मिल गया। ये शुगर सॉल्यूशन बच्चों इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होगा, जिस टिश्यू के माध्यम से होगा वो फ्लोएम। ठीक, तो यही लिखा है यहाँ पे। और ये जो
फूड का शुगर सॉल्यूशन के रूप में ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो फ्लोएम कंडक्ट्स फूड इन बोथ द डायरेक्शंस अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। दिस प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे बच्चों, जाइलम जो है उसके कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल उसके 4 एलिमेंट्स अलग अलग। क्लियर है? तो ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। पहला है हमारा सीव ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या हैं? पार्ट्स हो गए किसके? फ्लोएम के। ठीक, अभी हम देख लेते हैं क्या पहला सीव ट्यूब क्या होता है। तो सीव ट्यूब क्या होता है? छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये। इसमें क्या होता है? एंड पे बच्चों जो वॉल होती है पूरी तरह से घुल नहीं गई है, जैसे कि हमारा जाइलम वेसल के अंदर था, पूरी वॉल घुली नहीं है। इसमें क्या है? ये वॉल तो है और इस वॉल में काफ़ी सारे छेद हो गए हैं, तो इस प्रकार से छलनी नुमा स्ट्रक्चर हो गया। और छलनी को हम बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीव बोलते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सीव ट्यूब कहा गया। तो इसके एंड वॉल्स जो है दे कंटेन परफोरेटेड ट्रांसफर सेप्टा, और इसी को हम सीव प्लेट कहते हैं। तो परफोरेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विच कंडक्ट फूड, और इसके साइड में भी छोटे छोटे छेद होते हैं। मैं बताऊंगा इनका क्या पर्पज है। तो ऊपर तो है ही है एंड वॉल में, और साइड में भी बारीक बारीक क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक, सो परफोरेटेड ट्यूब लाइक, परफोरेट मतलब छिद्रयुक्त, ट्यूब लाइक सेल्स विच कंडक्ट फूड किस फॉर्म में? शुगर सॉल्यूशन के फॉर्म में, इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक, देयर एंड्स कंटेन ट्रांसवर्स परफोरेटेड सेप्टा, उनके जो एंड होते हैं वो क्या है? ट्रांसवर्स जो है परफोरेटेड सेप्टा, ये शीट्स होते हैं इनके एंड पे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीव प्लेट बोलते हैं, और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस होता नहीं है। अब हमको पता है बच्चों, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब इसके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसकी कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करेगा? ठीक, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक और है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन मतलब होता है साथी सेल। तो ये जो सीव हमारा सीव ट्यूब है, ये भी सीव ट्यूब है, ये भी सीव ट्यूब है, 2 सीव ट्यूब के बीच में क्या होता है? कंपेनियन सेल होता है, जो दोनों तरफ से संपर्क बनाए रखता है। अभी ये जो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, इसके बीच में जो कॉमन वॉल है, इसमें खूब सारे बारीक बारीक छिद्र हैं। अब सुनना ध्यान से, जो भी हमारा सीव ट्यूब के कंटेंट्स हैं, शुगर सॉल्यूशन, इसके संपर्क में इस कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म रहता है, और इस कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस भी है, जबकि इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये जो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है बच्चों, ये एक तरह से इसका जो साइटोप्लाज्म है ये इसके संपर्क में है। समझ में आ गया? इन छेदों के माध्यम से इसका साइटोप्लाज्म, इसका जो अंदर कंटेंट्स है और इसका जो साइटोप्लाज्म एक दूसरे के संपर्क में है। तो ऐसा माना जाता है कि जो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब्स में जो कंडक्शन एक्टिविटीज़ है, कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ है, उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसको साथी सेल कहा गया है, कंपेनियन सेल। सो व्हाट इज कंपेनियन सेल्स? दीज आर एडजेसेंट टू सीव ट्यूब, सीव ट्यूब्स के अगल बगल में होते हैं, एंड दे आर थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स, बिल्कुल थिन वॉल के इलोंगेटेड सेल्स है, बीच बीच में इनके भी क्या है? कॉमन वॉल होती है जिसमें बीच में छेद है। देयर साइटोप्लाज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द कंटेंट्स ऑफ द सीव ट्यूब, जो सीव ट्यूब है उसके कंटेंट्स के साथ इसका साइटोप्लाज्म भी क्या है? संपर्क में है। एंड द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स, मतलब ये न्यूक्लियस जो है कंपेनियन सेल का, इट इज थॉट टू कंट्रोल द कंडक्टिंग एक्टिविटीज ऑफ द सीव ट्यूब, और ये सीव ट्यूब की जो कंडक्टिंग एक्टिविटीज है इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज है जो सीव ट्यूब जो होती है ये बोथ वेज कंडक्ट करती है, अपवर्ड्स भी करती है और डाउनवर्ड भी करती है, जबकि जाइलम में सिर्फ 1 वे कंडक्शन होता है। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है कि फ्लोएम जो होता है फूड दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद एज यूजुअल हमारे जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा है, इसको फ्लोएम फाइबर भी बोल सकते हैं। इनका काम एज यूजुअल है, ये फूड जमा करता है टिश्यू के लिए और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट देता है। तो ये मैंने एक फाइबर बना दिया, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा ले सकते हैं, और ये हमने क्या बना दिया यहाँ पे? फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो कि भोजन जमा करेगा स्टार्च ग्रैन्यूल्स के रूप में। जब टिश्यू को फूड चाहिए होगा तो यहाँ से लेता है। ठीक है, चलिए अब ये क्या लिखा है मैंने? LS ऑफ फ्लोएम। LS होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये जो फ्लोएम ट्यूबलाइक सेल्स हैं इसको मैंने ऐसे नहीं काटा, ऐसे काटेंगे तो ऊपर से गोल गोल दिखेंगे सारे सेल्स, तो मैंने इसको लेंथ वाइज काटा था कि दिखाने के लिए अंदर उसकी वॉल्स कैसी है, परफोरेशंस कैसे हैं, सेप्टम कैसा है, तो इसको मैंने लॉन्गिट्यूडल काटा है। तो लेंथ वाइज सेक्शन हो सकता है या फिर क्रॉस सेक्शन, जैसे स्केल, ये हमारा क्या है? चौक है। तो LS का मतलब क्या? ऐसे वर्टिकल काटूँ, ठीक है कि नहीं क्या? और TS ट्रांसवर्स मतलब ऐसे, तो ऐसे काटेंगे तो सामने से गोल गोल ही दिखेंगे सारे के सारे, ऐसे गोल गोल ही दिखेंगे सारे के सारे सेल्स, चारों के चारों। जबकि ऐसे काटेंगे ना लेंथ वाइज तो इनका स्ट्रक्चर क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्या? फ्लोएम। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जाइलम और
फ्लोएम वाला जो टॉपिक है कंडक्टिंग टिश्यू, या जो हमारा था कौन सा परमानेंट टिश्यू के अंदर जो हमारा सेकंड वाला टाइप था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा खत्म होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और बना सकते हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्या जाइलम और फ्लोएम जो है इसके अंदर क्या आप डिफरेंसेस जितने हो सके वो लिखेंगे, और फिर इसके बाद नहीं तो मैं डिक्टेट करवा दूंगा। एक बार आप ट्राई करेंगे जाइलम और फ्लोएम में कितने आप डिफरेंसेस लिख सकते हो ढूंढ के, मैंने सारी चीज़ें समझा दी है। उसके बाद विल पुट इट डाउन, ओके। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है प्लांट टिश्यू में वो है हमारा क्या जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक हम क्या कंपैरिजन देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपको मैंने करने के लिए कहा था, तो देख लेते हैं क्या कंपैरिजन है। जाइलम, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ये बच्चों वाटर और मिनरल कंडक्शन के लिए, जबकि ये फूड कंडक्शन के लिए, ठीक। ये क्या है? रूट्स से नीचे से अपवर्ड्स पत्तियों की ओर वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, और वाटर और मिनरल जो है उनके मिक्सचर को हम सैप भी कहते हैं। तो इट कंडक्ट सैप फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द लीव्स, अपवर्ड कंडक्शन, ओके। जबकि यहाँ पे क्या है बच्चों? फ्लोएम, इट कंडक्ट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर सॉल्यूशन फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। पत्तियों में जो भी भोजन बन गया फोटोसिंथेसिस के बाद में स्टार्च के रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में बनता है, स्टार्च के रूप में जमा होगा, और स्टार्च टूट टूट के शुगर बनाएगा। शुगर पानी में घुल करके इस टिश्यू के माध्यम से बाकी प्लांट पार्ट्स तक पहुंचती है फ्लोएम में सीव ट्यूब्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, इसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक। ये मैं बता चुका हूँ पहले। उसके बाद बच्चों हमारा लकड़ी है ना, जैसे मैंने तने को काटा है ना, तने में ये हमारा वेस्कुलर बंडल है। अब इसके अंदर बच्चों जाइलम फ्लोएम दोनों होता है, तो बीच में तो होती है कैम्बियम की स्ट्रिप, बाहर की ओर होता है फ्लोएम और सेंटर की ओर होता है जाइलम, ओके। सो जाइलम इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड, सेंट्रली लोकेटेड, जबकि फ्लोएम जो होता है वो बाहर की ओर, पेरीफेरी की ओर होता है। पी फॉर फ्लोएम, पी फॉर पेरीफेरी, पेरीफेरी मींस आउटर साइड, बाउंड्री, ओके। सेकंड पॉइंट ये हमारा, इट लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। लकड़ी जो है स्टेम है उसमें सेंटर की ओर होता है, केंद्र की ओर। इट लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी। अब कोई भी अगर हमने लकड़ी देखी होगी बच्चों, ये हमारा लकड़ी का क्रॉस सेक्शन है, तो लकड़ी में ऐसे गोल गोल रिंग्स आपको दिखाई देंगी, है ना। सेंटर में जो लकड़ी होती है बच्चों थोड़ी सी ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर की होती है, ये ज़्यादा कठोर भी होती है, और बाहर की जो लकड़ी है वो थोड़ी लाइट कलर की, हल्की। तो बाहर की जो हल्की कलर की लकड़ी है उसको हम सैपवुड बोलते हैं, सैपवुड। और सेंटर वाली जो डार्क कलर की लकड़ी है उसको बोलते हैं हार्डवुड, हार्डवुड या फिर हर्टवुड। हर्ट मतलब केंद्र में, जैसे बोलते हैं ना इन द हार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के बीचों बीच, तो ये हर्टवुड या हार्डवुड है। ये कठोर है, फर्नीचर के लिए बीच वाली लकड़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है, कीड़ा खाता नहीं है उसको लिग्निन के कारण, ठीक। तो अगला हमारा क्या देखिए, थर्ड पॉइंट, ये सेंटर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ठीक। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन। इट कंडक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर कंडक्ट करती है, ओनली इन द अपर डायरेक्शन। जबकि जो फ्लोएम है बच्चों ये ऊपर और नीचे एज पर द रिक्वायरमेंट दोनों ही दिशाओं में कंडक्ट करता है भोजन को, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन को। उसके बाद जो हमारा जाइलम है, क्योंकि ये सेंटर की ओर है, और सेंटर की जो डार्क कलर की लकड़ी है हार्डवुड या फिर हर्टवुड, ये बनाता है जाइलम, ठीक। तो इट फॉर्म्स डार्क कलर्ड हार्डवुड और हर्टवुड, हार्ड या फिर हर्ट एक ही बात है, क्लियर। जबकि यहाँ पे क्या बनाता है, इट फॉर्म्स लाइट कलर्ड आउटर सैपवुड, ये हल्की होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। कुल्हाड़ी से भी काटेंगे तो ये आसानी से कटती है, इसको आता है जोर, ठीक है। तो ये ज़्यादा कठोर होती है, फर्नीचर के लिए ज़्यादा उपयुक्त। उसके बाद जो जाइलम है बच्चों, इसके जो चार मेन एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हमारे, वेसल्स होता है फर्स्ट, ट्रैकीड्स सेकंड, जाइलम फाइबर या फिर स्क्लेरेनकाइमा एंड जाइलम पैरेनकाइमा, ये चार हैं। जबकि यहाँ पे चार कौन कौन से हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा, ओके। तो ये तो ये चार एलिमेंट्स के नाम दे सकते हैं डिफरेंसेस में, दो डिफरेंस हैं, दो तो सेम है, दो अलग अलग है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बच्चों यहाँ पर किस कारण से होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पे कोई केमिकल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट ओनली इज टेकिंग प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फोर्सेस। अब समझना, चार मेन प्रकार की फोर्सेस है जिसके कारण पानी जड़ों से एब्जॉर्ब होने के बाद में पत्तियों तक खिंचा चला जाता है। आपने कभी कोल्ड ड्रिंक या कभी पानी पिया होगा स्ट्रॉ से, तो स्ट्रॉ में हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ डुबोते हैं लिक्विड में, फिर ऊपर मुंह लगा करके हम सक करते हैं। तो जैसे हम खींचते हैं ना, तो अंदर से पाइप के अंदर जो भी थोड़ी बहुत हवा भरी बाहर निकल जाती है, इससे अंदर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और अगर लो प्रेशर एरिया बन गया टॉप पे पाइप के, जहाँ हमने मुंह लगा रखा है, तो पानी हाई प्रेशर, जहाँ की लोअर साइड है, हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर की तरफ चढ़ा चला जाता है। तो इसीलिए सक करते ही
हमने प्रेशर घटा दिया टॉप पे, एयर खींच ली बाहर, तो पानी का दबाव लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से, तो पानी अंदर चढ़ जाता है। तो अब प्लांट्स में भी कुछ ऐसा ही है, प्लांट्स में यदि ऊपर से कोई खींचे तो क्या होगा, पानी चढ़ा चला जाएगा। तो बच्चों पत्तियों में बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्ती की लोअर सरफेस पे, मैं बात करूंगा यहाँ पे स्ट्रोमेटा कहते हैं इनको। तो लगातार पानी एब्जॉर्ब होकर के पत्तियों में जब पहुंचता है ना, तो पत्तियों में से लगातार ट्रांसपिरेशन होता है, पानी का लॉस होता है वाटर वेपर के रूप में। और ये जब वाटर वेपर के रूप में उड़ता है ना, तो पत्तियों में जब वाटर वेपर निकल जाएगा वहाँ से, तो वहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम वाली स्थिति बन जाती है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। भाई कहीं से अगर गैस हट जाए, जैसे हमने सक करके हटाया था, लो प्रेशर बन गया था, तो वहाँ पे लो प्रेशर वाली स्थिति बन जाती है, जिससे कि एक सक्शन, खिंचाव क्रिएट होता है, और ये पानी क्या होता है, ये खिंचा चला आता है इन जाइलम की ट्यूब्स में। तो सबसे पहली फोर्स जो कि उत्तरदायी है ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन के कारण महसूस होने वाला खिंचाव। इतनी सारी पत्तियां हैं, जबरदस्त तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है लार्ज स्केल पे, और यही कारण है कि वाटर इज पंप्ड टू ग्रेट हाइट। समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ दिस पुल। तो पहली जो फिजिकल फोर्स है वो है हमारी ट्रांसपिरेशन पुल। उसके बाद आता है हमारा रूट प्रेशर। जो रूट के जो सेल्स होते हैं ना, ये पानी जब एब्जॉर्ब करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करने का नहीं, फूलते हैं, और फूलने के बाद में ये एक दूसरे को धक्का मारते हैं, ये प्रेशर डालते हैं एक दूसरे पे। तो इस प्रकार से रूट्स जो होती है वो भी थोड़ा बहुत प्रेशर डालती है बगल वाले सेल्स पे, और इससे पानी थोड़ा सा पुश होता है स्टेम के अंदर। ठीक है, दूसरी ये फोर्स है हमारी। तीसरी हमारी आती है कोहेजन एंड एडेशन। कोहेजन क्या होता है, और एड, को मतलब कॉमन और एड मतलब डिफरेंट। समझना ध्यान से, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों, सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स, अगर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं एडेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में चौक है, चौक से लिख रहा हूँ, देखो मैंने कोई गोंद नहीं लगाया था, लेकिन मेरे हाथ में चौक लग गया, चिपक गया। मैं मिट्टी में हाथ रखूंगा, मिट्टी टच हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स और चौक पाउडर, उसके बीच में एक एडेसिव फोर्स है। समझ में आ गया, आप मिट्टी में लौटोगे ना, कपड़े वपड़े सब मिट्टी लग जाएगी, तो एडेसिव फोर्स। आप अपना सूखा हाथ, जो बकेट है, बकेट में पानी भरा हुआ है, उसमें डुबो दो, आप बाहर निकालोगे तो पानी चिपक करके आएगा, आपका हाथ गीला हो जाएगा। तो पानी के मॉलिक्यूल्स और आपके हाथ के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स हो गई, एडेसिव फोर्स हो गई, एक नंबर 1। कोहेसिव फोर्स होता है सेम प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। अब आप स्ट्रॉ से यदि पानी खींचोगे, पीने की कोशिश करोगे, तो जैसे ही पानी खींचोगे आप, तो ऊपर से पहले तो एक दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो उसके पीछे वाले मॉलिक्यूल्स भी मैं भी करते ट्रेन के रूप में खींचे चले आते हैं साथ ही। तो एक तरह से कंटिन्यूअसली कॉलम में, पाइप में क्या है, वाटर का फ्लो मेंटेन होता है। तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब होता ही है, जब भी जाइलम का जो हमारी ट्यूब है, इसमें पानी ऊपर चढ़ता है, तो कुछ तो ट्रांसपिरेशन कारण खिंचाव महसूस हो रहा है, नंबर 1 फोर्स। फिर जब पानी ऊपर चढ़ रहा है बच्चों इसमें, तो पानी और जाइलम का जो वॉल है ना, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। तो जाइलम की वॉल अलग मटेरियल है, पानी अलग मटेरियल है। समझ में आ गया। तो दो डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यह है एडेसिव फोर्स। दूसरा मैंने क्या बताया, कोहेसिव फोर्स। वाटर का मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो तीसरी फोर्स ये है। और चौथी मैंने बता दिया रूट प्रेशर। रूट के सेल्स जो होते हैं, कॉर्टेक्स के सेल्स, कॉर्टेक्स रीजन के, वो पल्सेट करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करके फूलते हैं, तो एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तो इस प्रकार से 4 मेन फिजिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पानी को ऊपर खींचने के लिए, जाइलम के थ्रू। तो ये तो फिजिकल फोर्सेस के कारण ही होता है पानी का चढ़ना इनके अंदर। जबकि फ्लोएम में बच्चों कोई फिजिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे अगर हमको भोजन को इधर से उधर भेजना है ना, तो यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, हमको पता है बच्चों, सेल के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, भोजन जलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के जलने के बाद में जो भी एनर्जी निकलती है, वो एक केमिकल के रूप में स्टोर होती है। और ये जो केमिकल है सब्सटेंस, एनर्जी की करेंसी, वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी खर्च होगा, वहाँ से यूज होगा, सेल एनर्जी खर्च कर पाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि फूड को ऐसे स्थान पर भेजना होता है जहाँ पे पहले से ही है, जैसे फल है, फल के अंदर फूड भरा हुआ है, और भी ज्यादा भेजना है, उसको मीठा करना है, शुगर भरना है। फल मोटा भी तो होता है समय के साथ साथ, तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन और जबरदस्ती भेजना है, तो जबरदस्ती वाले कामों में एनर्जी खर्च हो जाती है। तो यहाँ पे कई बार केमिकल एनर्जी के रूप में एटीपी खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फोर्सेस उत्तरदायी है मूवमेंट के लिए, यहाँ पे केमिकल एनर्जी भी खर्च होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ट्रांसपोर्टेशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फोर्सेज ओनली, लाइक ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, कोहेजन, एडेशन। कोहेसिव फोर्स सेम प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, एडेसिव फोर्स डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, ट्रांसपोर्टेशन में टेक प्लेस बाय कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा डिस्टिंक्शन क्या है, फ्लोएम और जाइलम का। आप लर्न कर लेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद बच्चों स्टोमेटा, इसका एक छोटा सा टॉपिक और आपके। स्टोमेटा बच्चों टाइनी छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
पोर्स होते हैं जो कि पत्ते की नॉर्मली लोअर सरफेस पे होते हैं, समझेगा। अब ये जो पत्ता है, पत्ते की दोनों सरफेसेस जो होती है इसमें एपिडर्मिस होती है, तो ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है इस पे तो बिल्कुल एक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल की, तो ऊपर तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर वैक्स क्यों चाहिए, पानी बरसा, पानी बच्चों सड़ाने का काम करता है, पानी कहीं फंस जाएगा ना तो टिश्यू को डैमेज करेगा, ठीक है। तो ऊपर तो वैक्स की परत होती है क्यूटिकल, जिससे कि पानी टपकते एकदम से चिकना होता है, सरफेस नीचे गिर जाता है। तो कभी देखना किसी पत्ती में पानी की बूंद गिराओगे वो गोलमोल होकर नीचे गिर जाएगी। नीचे का सतह जो होती है बच्चों खुरदरी होती है और उसके ऊपर छिद्र होते हैं बहुत सारे, इन छोटे छोटे बारीक बारीक छिद्रों को जो कि हमारे किसके अंदर होते हैं, एपिडर्मिस के अंदर ही होते हैं, इनको कहते हैं स्टोमेटा। अब सुनेंगे ध्यान से, मैं पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये हमारा नीचे की लोअर सरफेस का छोटा सा व्यू है जिसमें कि बाहर की ओर मैंने एपिडर्मिस के सेल्स दिखाए हुए हैं और सेंटर में मैंने यहाँ पे देखो दो राजमा या बीन्स के जैसे, किडनी के जैसे शेप के सेल्स है। काजू देखोगा, काजू, किडनी, बादाम, बादाम तो नहीं सॉरी, काजू या फिर बीन्स, राजमा वगैरह देखा होगा, इसके जैसे दो सेल्स है। ये दोनों सेल्स इस प्रकार से रखे कि बीच में इनका जो अंदर वाला खोखला कॉन्केव पोर्शन है वहां पे ये होल बन जाता है। इसकी बाहर के वॉल्स जो है ना, ये दो जो सेल्स हैं इनको गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड क्या होता है, संतरी होता है ना, जैसे किसी ओपनिंग की रक्षा करता है, तो इस ओपनिंग की रक्षा करने वाले सेल्स है, ये इसको बंद या खोल सकते हैं। गार्ड सेल्स में बच्चों अगर खूब सारा पानी भर जाएगा, वाटर टाइट हो जाएंगे तो ये खुल जाएंगे, टर्जिड कंडीशन, और अगर इनमें से पानी बाहर निकल जाएगा तो ये पिचक जाएगा, तो रात के समय ये पिचक करके बंद हो जाता है, सनलाइट के समय खुल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं का? तो ये इसका जो ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म है ये आपके हायर क्लासेस में आएगा, वहाँ बताएंगे डिटेल में। तो फिलहाल ये जो दो सेल्स हैं जो कि इसकी ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं इस अपर्चर की, इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, नंबर 1। उसके बाद अंदर से थिन वॉल्ड है, बाहर से थिक वॉल्ड, अंदर से थिक वॉल्ड है और बाहर से इनकी वॉल पतली है। न्यूक्लियस है इनके चार अंदर, एक एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो कि सेंटर पे लोकेटेड है, और इनके अंदर खूब क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ, ग्रीन सेल्स हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, दिन भर भोजन बनाते हैं स्टार्च के रूप में, ठीक। अब क्या, तो ये हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका न्यूक्लियस हो गया, ये गार्ड सेल है, अंदर की थिक वॉल, आउटर थिन वॉल, ठीक है। पानी भर जाता है तो ओपनिंग खुल जाती है, पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा, सेल्स में से पिचक जाएंगे तो ओपनिंग क्लोज हो जाएगी, ठीक है। पूरी चीज को बोलते हैं स्टोमेटा, कंप्लीट स्ट्रक्चर, दोनों सेल प्लस ओपनिंग स्टोमेटा। और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं स्टोमा, समझ में आ गया? सिर्फ ओपनिंग है स्टोमा और स्टोमेटा ये, ठीक है। और स्टोमेटा जो हमारा प्लूरल है, समझ में आ गया? स्टोमेटा क्या है? प्लूरल शब्द है ये, ठीक। अब मेन काम क्या है, ये ओपनिंग दिन में खुली रहती है, तो बच्चों पत्तों का मेन काम है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? CO2 उसको चाहिए, तो एटमॉस्फेयर में से, एयर में से CO2 तो अंदर लेगा, इस छेद के माध्यम से जाएगी, CO2 यूज करके फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस में वाटर के टूटने पर क्या बनता है? हमारी ऑक्सीजन गैस बनती है। ये ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी, तो मतलब exchange of respiratory gases, CO2 is taken in for photosynthesis and likewise oxygen is given out through this same pore, okay। तो ये हो गया exchange of respiratory gases takes place through this pore, नंबर 1 हमारा फंक्शन। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, जो भी प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है ना जड़ों के माध्यम से, उस पानी में से एब्जॉर्ब्ड किए गए पानी का केवल 1 या 2% वो फोटोसिंथेसिस के काम के लिए यूज करता है। बचा हुआ 98% वाटर वो फालतू है, एक्स्ट्रा है, उसको पत्तियों में से वो भाप बना करके सन की हीट के कारण इवेपोरेट कर देता है। और ये जो वाटर है मेनली विच इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो सेकंड इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपिरेशन। तो देख लेते हैं स्टोमेटा क्या चीज है। दीज आर द टाइनी ओपनिंग्स, छिद्र प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, पत्तियों के निचले सतह पे होते हैं। ऊपर वाले पे क्यों नहीं होते? ऊपर वाले पे वैक्सी क्यूटिकल है, तो छेद होने का भी कोई मतलब नहीं है, ब्लॉक ही रहेगा वो, ठीक। दीज आर गार्डेड बाय 2 बीन शेप्ड सेल्स, और इस ओपनिंग की रक्षा करने के लिए 2 बीन्स के आकार के सेल्स है, किडनी के आकार के सेल्स है, जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका मेन? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, मैंने बता दिया, ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, CO2 अंदर आती है। और दूसरा क्या, जो भी एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए थोड़ा सा यूज करता है, बचा कुचा वेस्ट जो वाटर है इट इज इवेपोरेटेड। और ये जो लॉस ऑफ वाटर है, एक्सेस वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स दैट इज लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। बच्चों हरियाली होती है इतनी सारी, ट्रांसपिरेशन ही मेन कारण जिसके कारण किसी रीजन में बारिश होती है, तो यही ट्रांसपायर्ड वाटर ऊपर जाता है, ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, और यही कंडेंसेशन के रूप में हमको रेनफॉल के रूप में बाद में रिसीव होता है। तो यही कारण है कि जहाँ हरियाली होती है वहीं पे बारिश होती है। तो बारिश लाने का मेन रीजन क्या है? ट्रांसपिरेशन। रेगिस्तान में वेजिटेशन होती नहीं है, ट्रांसपिरेशन नहीं होता, सो देयर इज अ लैक ऑफ रेनफॉल। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट टॉपिक, प्लांट टिश्यू हमारा ओवर होता है। ये हमारा 50% चैप्टर हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू चार्ट, मैंने आपको बनवाया था, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से समझ करके वर्ड टू वर्ड नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। ओके, सो फॉर नाउ इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।